वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सेक्शन 39 कंप्लीट कर लिया था और उससे आगे की सेक्शंस जो हैं सेक्शन 40 टू 44 को हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज की सेक्शन जो 40 से लेके 44 तक है वो बात करती है जजमेंट ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलिवेंट, मतलब जो न्यायालय के निर्णय हैं वो कब सुसंगत होंगे। अगर हिंदी में इसका मतलब कहें तो वो न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत होंगे, तो कोर्ट की जजमेंट कब रेलिवेंट होंगी। आज का जो लेक्चर है सेक्शन 40 से लेके 44 के बीच ये सिर्फ और सिर्फ जजमेंट जो कोर्ट की हैं वो कब रेलिवेंट होगी इसकी बात करता है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने अभी तक जितने भी लेक्चर डिस्कस किए हैं या मैंने जो भी लेक्चर्स आपको बताए हैं, जो भी सेक्शंस आपको समझाई हैं, उन सभी लेक्चर्स के साथ मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट को कंपेयर करके पढ़ाता रहा हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या जोड़ा गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर से क्या हटा दिया गया। मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट में कितना अंतर आया है, क्या जोड़ा गया है, क्या हटा दिया गया है। वैसे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पास हो चुका है, इसको प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल चुकी है और पार्लियामेंट ने गजट भी निकाल दिया है कंसेंट के लिए, एक जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए कि इसको प्रेसिडेंट ने क्या दे दी है, असेंट दे दी है, पर ये लागू नहीं हुआ है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो देखना है कि एक बिल कैसे एक्ट बनता है और कब लागू होता है, इस रिलेटेड मैंने एक अपनी इसी सीरीज में जाके आप मेरे जब वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसके अंदर देख सकोगे, एक मैंने वीडियो बनाई है जर्नी फ्रॉम बिल टू एक्ट। उसके अंदर A to Z बिल से रिलेटेड कुछ भी हो आपको समझ में बिल्कुल इजी तरीके से मैंने उसमें समझाया, बिल्कुल जीरो से समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बगैर किसी और देरी के प्रारंभ करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कोर्ट की जजमेंट कब रेलिवेंट होंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्शन 40 की। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आज के लेक्चर के अंदर मैं सेक्शन 40 से लेके 44 तक जो ये 5 सेक्शंस हैं 40 से लेके 44 तक ये डिस्कस करूंगा और इनका जो मेन सब्जेक्ट है वो रिलेट है जजमेंट से, कोर्ट की जजमेंट कब रेलिवेंट होंगी। ये सिर्फ यही बताएंगे कब रेलिवेंट नहीं होंगी कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट और कब रेलिवेंट होंगी, ये ही इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। और प्री के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, क्या ये सेक्शंस जो मैं आज पढ़ेंगे वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके मन के अंदर हैं कि एक प्रीवियस जजमेंट, एक ऑर्डर और एक डिग्री कहाँ तक रेलिवेंट हो सकती है, कौन से सब्जेक्ट मैटर्स के अंदर रेलिवेंट हो सकती है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आज आपके क्लियर करने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो जितनी आसान है, मतलब जिसकी लैंग्वेज इस जो ये 4 सेक्शंस में जो कराऊंगा आपको, 5 सेक्शन सॉरी, इन 5 सेक्शंस के अंदर जो लैंग्वेज जितनी टफ लिखी है सेक्शंस की स्टोरी उतनी इजी है। मैं पूरा 40 से लेकर 45 तक एक लास्ट में आपको पूरी की स्टोरी की तरह सुना दूंगा जिससे आप इसको कभी ना भूलें। तो अभी एक एक सेक्शंस को पढ़ते हैं विद एग्जांपल के साथ, लास्ट में मैं आपको ओवरव्यू एक स्टोरी सुना दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो सेक्शंस जो 40 है वो बात क्या करती है, प्रीवियस जजमेंट की, ठीक है,
प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट, प्रीवियस जजमेंट जो रेलिवेंट होंगी किसके लिए, टू बार अ सेकेंड सूट और ट्रायल। प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट होंगी, तो उसमें जब कहा था कि जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रेलिवेंट, तो इसमें वही वाली बात कब रेलिवेंट होगी, तो इसमें एक है कि प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट होंगी सेक्शन 40 के अंदर, कब होंगी, जब वो बार कर रही हो किसी सूट को, किसी सेकंड सूट को और सेकंड ट्रायल को। तो कोई सेकंड सूट और सेकंड ट्रायल अगर आएगा उसको बार कर रही हो, ये बात करती है सेक्शन 40। अब पढ़ते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री, है ना। एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व, तो किसी भी निर्णय का अस्तित्व, किसी आदेश का अस्तित्व और किसी डिक्री का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस किसी जजमेंट की हो, किसी ऑर्डर की हो और किसी डिक्री की हो। विच बाई लॉ प्रिवेंट एनी कोर्ट, जो कि लॉ के द्वारा प्रिवेंट हो फ्रॉम टेकिंग, किस लिए, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट और होल्डिंग अ ट्रायल इज अ रेलिवेंट फैक्ट when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial। कब रेलिवेंट होंगी, जब ऐसा क्वेश्चन उठे कि उसके कॉग्निजेंस को क्या कर दिया जाए, किसी सूट के अंदर कॉग्निजेंस लेना है, वहां पे वो क्वेश्चन हो और किसी ट्रायल को होल्ड करने की बात हो, तब ऐसी प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट हो जाएंगी। आपको आई होप, मुझे पता है बिल्कुल समझ नहीं आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ कैसे। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रीवियस जजमेंट क्या होगी, और उसके बाद ही तो आप समझोगे कि सेकंड सूट क्या होगा और ट्रायल क्या होगा। तो मैं आपको समझाता हूं। ये सपोज करो राम है और ये श्याम है, ठीक है, हो गए राम श्याम। अब जो ये राम भाई साहब हैं और ये श्याम भाई साहब हैं, ठीक है, ये श्याम भाई साहब हैं। राम क्या करता है, श्याम के ऊपर केस डालता है एक प्रॉपर्टी के लिए। राम ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो ये बिल है ये मेरे नाम है, और श्याम ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये क्या है, मेरे नाम है। एक प्रॉपर्टी के लेके डिस्प्यूट चल रहा है दोनों लोगों के बीच। अब ये सबसे पहली चीज, सबसे इसके अंदर फैक्ट इन इश्यू क्या है, ये प्रॉपर्टी जो एक बिल के जरिए इन दोनों सो डिस्प्यूट है, ये कह रहे प्रॉपर्टी मेरी है, ये कह रहे प्रॉपर्टी मेरी है। अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती है, ठीक है, ऐसे समझो ये कोर्ट हो गया। कोर्ट में दोनों लोग गए, राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम दोनों लोग गए, इस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रही है, फैक्ट इन इश्यू ही हो गया ये प्रॉपर्टी। कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई, सारी चीजें एविडेंस हुए, सब कुछ हुआ, और राम के फेवर के अंदर, राम के फेवर में ये प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी गई। आज राम के फेवर में ये प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी गई, और डिसाइड करी गई, मान लो आज ये 2006 है, 2006 के अंदर ये प्रॉपर्टी राम के फेवर में डिसाइड कर दी गई। अब 2006 के बाद कभी भी 2007 में या 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, कभी भी, मतलब इसके बाद कभी भी ये सेम प्रॉपर्टी जो ये सेम फैक्ट है, इसके लिए राम और श्याम सेम पार्टी के बीच क्या वाद नहीं लाया जा सकेगा, मतलब केस नहीं किया जा सकेगा। मतलब इसके बाद कभी भी श्याम राम के अगेंस्ट इस प्रॉपर्टी के लिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, क्या केस नहीं ला सकेगा। ठीक, हायर कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है, ये वो चीज अलग है, पर सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट जो होगा, सेम जो एक कोर्ट के अंदर चीज सुन ली गई है, उसी चीज के ऊपर
अब अपील में चले जाओ, वो चीज अलग हो गई। उस ऑर्डर को ही चैलेंज कर दो जो राम के फेवर में ये जजमेंट दी गई है, इस ऑर्डर को चैलेंज कर दो, वो चीज अलग है। पर ये आगे एक बार इनके फेवर में, अब इसने श्याम ने कहीं चैलेंज भी नहीं करी, अब ये उसी कोर्ट में कुछ सालों के बाद, मान लो 3 साल के बाद, इसी प्रॉपर्टी को लेकर फिर से केस डाल रहा है श्याम राम के ऊपर इसी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से डिसाइड है। तो जो केस डिसाइड है, तो इस केस की जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री है ना, जो ये दूसरा केस डालेगा ना राम श्याम के ऊपर, ये 2008 में मान के चलो ये दूसरा केस डालता है, राम और श्याम के बीच दूसरा केस होता है और इसमें श्याम डालता है राम के ऊपर, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के लिए, सेम के लिए, ठीक, 2008 के अंदर। तो इस केस के अंदर ये जो जजमेंट राम के फेवर में आई थी ना, ये इस केस को चलने से रोक देगा। ये जजमेंट जो राम भाई साहब है ये लेके आएगा और इस कोर्ट को, जो यहाँ पे ये कोर्ट है, अब इस कोर्ट को बताएगा कि सर ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी सेम फैक्ट पे मेरे नाम कोर्ट कर चुका है, तो इसको तो सुना ही नहीं जाए, क्योंकि ये बार है किससे, रेस जुडिकाटा से। तो रेस जुडिकाटा यही बताता है कि सेम प्रॉपर्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, सेम जो फैक्ट एंड इशू है उसके ऊपर सेम प्रॉपर्टी सेम पार्टी के द्वारा, सेम पार्टी के द्वारा बाद नहीं लाया जा सकता। अगर वो लाया जाता है तो वो बार होगा। तो इस जजमेंट की जब इसके फेवर में आएगी तो जजमेंट दिखाएगा, तो कोर्ट भी समझ जाएगा कि ये तो चीज पहले ही सुनी जा चुकी है, डिसाइड हो चुकी है, मैं क्यों सुनूं, अपील में तो आया नहीं है ये। अपील में जाए वो चीज अलग है, पर सेम जो सेम इक्विवेलेंट कोर्ट है उसी के अंदर आप डाल रहे हो कुछ सालों के बाद, तो ये जो जजमेंट है ये रेलिवेंट हो जाएगी। पहली बात तो ये हुई रेस जुडिकाटा। तो जहां पे बार करा गया, सेकंड शूट को बार कर दिया इसने, क्योंकि सेकंड शूट ही डाला, पहला तो डिसाइड हो गया, अब उसी को दूसरा डाल रहा है, तो सेम पार्टी है, सेम क्वेश्चन है, तो बार कर दिया पहली वाले से। अब सेम दूसरा कोई लेते हैं एग्जाम्पल, क्रिमिनल के लिए लेते हैं। अब आपको मैं क्रिमिनल समझता हूं, ठीक है, क्रिमिनल समझाता हूं। ये राम और श्याम के बीच ही लेते हैं। राम के मर्डर के लिए, ये जो राम है इसका मर्डर हो गया है, और इसका मर्डर किसने करा है, श्याम ने। तो राम के मर्डर के लिए श्याम को क्या किया जाता है, ट्रायल किया जाता है कोर्ट के अंदर, इसके ऊपर केस चलाया जाता है। राम के मर्डर के लिए श्याम को, तो श्याम ने राम का मर्डर किया है, तो श्याम को ट्रायल किया जाता है कोर्ट के अंदर, गवाहियां होती हैं, सब कुछ होती हैं, ठीक है, श्याम के द्वारा, राम के द्वारा, जो प्रोसिक्यूशन डिफेंस अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, और फिर क्या होता है, श्याम को कन्विक्शन हो जाती है इस केस के अंदर, ठीक, श्याम को कन्विक्शन हो गई। और कन्विक्शन कब होगी, चलो ये एग्जांपल ले लो, 2006 के अंदर श्याम को कन्विक्शन हो गई। अब मान के चलो 2008 में, जो 8 में मान लो, या 2007 ले लो, चलो इसको, या कभी 8 ले लो, अब जो सही लगे आपको अपने हिसाब से ले लो, इसमें बहुत ज्यादा इशू इसके अंदर नहीं है। अब राम की जो फैमिली वाले वो 2007 में फिर केस कर दें, ये सोच के कि इसको कम सजा मिली है या कि इसको दोबारा से फिर सजा दिलाएं हम। तो फिर उन्होंने क्या करा, राम की हत्या के लिए श्याम के ऊपर फिर केस डाल दिया। तो ये जो श्याम को कन्विक्शन हुई थी इसके अंदर, तो उस ऑर्डर की, उस जजमेंट की और उस डिक्री की कॉपी दिखा के, यहाँ पे उस जजमेंट का सहारा लेके श्याम जो है वो ये कह देगा कि इसके अंदर तो मुझे ऑलरेडी पनिश हो गया हूं मैं, और सेक्शन जो 300 है, सेक्शन जो 300 है, ठीक है, सीआरपीसी की, वो क्या करती है, बार करती है यहाँ पे कि सेम ही जो ऑफेंस है उसके लिए दोबारा से ट्राई नहीं किया जाएगा। अब श्याम अगर दूसरे किसी और का मर्डर कर दिए वो चीज अलग है, पर इसके लिए, जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिल चुकी है, उसके लिए दोबारा केस नहीं चला सकते हैं। या चलो, तो वो जजमेंट दिखा के यहाँ पे इसको क्या कर दिया जाए, ट्रायल को रोक दिया जाएगा यहीं पे। तो ये बार हो गया। तो ये मैंने बताया प्रीवियस जजमेंट थी दोनों की, कैसे उन्होंने अभी सेकंड शूट और सेकंड ट्रायल के अंदर बाहर कर दिया और उनको नहीं चलने दिया। चलो, ये तो कन्विक्शन की बात आती। सपोज करो कि राम की हत्या के लिए श्याम को वो ट्रायल किया जाता है, ठीक है, चार्ज है श्याम के ऊपर कि उन्होंने राम की हत्या करी, और राम को ट्रायल करा जाए, उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है, चार्ज
फेम करके ट्रायल चला जाता है। अब पूरा ट्रायल करने के बाद श्याम क्या होता है, इसमें बरी हो जाता है। ठीक, अब बरी हो गया है। अब राम की फैमिली वाले क्या करते हैं, बरी हो गया तो उसके कुछ दिन बाद ही क्या करते हैं, दोबारा से केस डालते कि बरी हो गया, आपके बार दोबारा डाल देते तो जीत लेंगे। तब भी बरी भी हो गया तो वो जजमेंट जिसके अंदर वो बरी है उसका सहारा लेके ये जो दूसरी प्रोसीडिंग्स जो राम की फैमिली डाल रही है, या राम के कोई रिलेटिव डाल रहे हैं, या कोई और डाल रहा है, तो क्या हो जाएगी, बार हो जाएगी वो। तो जो जजमेंट ऊपर की दो वो क्या होगी, इसके लिए रेलिवेंट हो गई। तो सेक्शन 40 है वो सिर्फ इतनी बात करता कि जो प्रीवियस जजमेंट है वो रेलिवेंट होंगी, किस लिए, टू वॉर अ सेकंड सूट और ट्रायल। सेकंड सूट को और सेकंड ट्रायल को क्या करने के लिए, बार करने के लिए, उसको रोकने के लिए वो जजमेंट क्या हो जाएंगी, प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट होंगी। कैसे रेलिवेंट होंगी वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, एक जजमेंट है जो केजी प्रेम शंकर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2003, ये जजमेंट जो मैंने ब्लू कलर से लिखी हुई है, केजी प्रेम शंकर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2003, सुप्रीम कोर्ट, अच्छी जजमेंट है। इसके अंदर यही बताया कि प्रीवियस जजमेंट जो है वो रेलिवेंट हो जाएंगी टू बार अ सेकंड सूट और सेकंड ट्रायल को। तो प्रीवियस जजमेंट कैसे रेलिवेंट हो जाएंगी किसी सेकंड शूट या सेकंड ट्रायल को वार करने के लिए, ये इस सेक्शन के अंदर बताया। तो इन्होंने पहली बात करी कि सिविल सूट के अंदर जो हो जाएगा ना, क्या हो गई, सेम पार्टी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा में अप्लाई। जब सेम पार्टी हो जाएंगी तो रेस जुडिकाटा क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले प्रॉपर्टी वाला केस समझाया था आपको। सेम दूसरे में बात करते हैं कि इन क्रिमिनल केस सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी मेक्स प्रोविजन दैट Once a person is convicted or acquitted, he may not be tried again for the same offense. क्रिमिनल केस के अंदर सेक्शन 300 क्या कहती है, वो प्रोविजन बनाती है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति जो है वो कन्विक्ट हो गया या चाहे बरी हो गया है तो उसको सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकेगा और ये बार होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे प्रीवियस जजमेंट है वो रेलिवेंट हो जाएंगी बार करने के लिए किसी सेकंड शूट और किसी सेकंड ट्रायल को। ये तो थी सेक्शन 40। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये सेक्शन 34 होगी। इसके अलावा सेक्शन 40 के अंदर कोई भी कंटेंट चेंज नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 41। 40 हमने बता दिया जो बात कर रही थी बार के लिए रेलिवेंट होंगी। सेक्शन 41 क्या कर रही है, रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट इन प्रोबेट ईटीसी ज्यूरिस्डिक्शंस। ठीक, तो ये हमें बता रहा है कि जजमेंट रेलिवेंट होंगी, सर्टेन जजमेंट मतलब कुछ जजमेंट रेलिवेंट होंगी कौन सी ज्यूरिडिक्शन के केसेस में, प्रोबेट और ईटीसी। अब प्रोबेट के साथ ईटीसी लगा है तो इसके साथ चार चीजें आती हैं, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडिमोरलिटी और इंसॉल्वेंसी ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड। ईटीसी जो है इससे रिलेटेड अगर कोई हो तो वो रेलिवेंट होंगी इन चार सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं सेक्शन समझा देता हूं आपको, फिर इसको एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले अ फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या ऐड है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी हमने जो ब्लू से करा है वो ऐड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। ये नंबर्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर डाल दिए गए हैं। ये ट्रिब्यूनल वर्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर यूज करा है। जो इन्होंने वर्ड यूज किया, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट ईटीसी ज्यूरिडिक्शंस। अब यहाँ पे जो लिखा था फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दी एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, तो आप ट्रिब्यूनल वर्ड नहीं तो ट्रिब्यूनल यूज, ट्रिब्यूनल की जजमेंट भी आप क्या होंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी। तो मैं ये चीज बाद में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप ऐसे पढ़ें तो फाइनल कोई जजमेंट हो या फाइनल कोई ऑर्डर हो या फाइनल कोई डिग्री हो और वो किसके द्वारा दी गई हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दी गई हो, तो सबसे पहले आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट पता होना चाहिए क्या होता है। क्योंकि मेरे पीछे वीडियो में एक मेरे पास मैसेज आया हुआ है, उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप करके ये बताया कि सर एक्चुअल में आप बताते चले जाते हैं और उसके अंदर जो पर्टिकुलर वर्ड है कई बार उनका मतलब हमें नहीं पता होता है, तो आप उनके मतलब भी बता दिया करें फिर सेक्शन समझाया करें। तो मैं उसी के लिए कर रहा हूं ताकि कोई अगर जीरो से पढ़ रहा है तो उसको भी समझ आए।
तो कॉम्पिटेंट कोर्ट पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होता है? तो एक लाइन में अगर बात करें तो जो लीगली अथोराइज हो जजमेंट डिलीवर करने के लिए, ऑर्डर डिलीवर करने के लिए और डिक्री डिलीवर करने के लिए, जो लीगली अथोराइज हो मानो विधिक रूप से, कानूनी रूप से जो प्राधिकृत हो उस जजमेंट, उस निर्णय को देने के लिए, उस आदेश को देने के लिए, उस डिक्री को देने के लिए, अगर कोई ऐसा कोर्ट है तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट कहलाएगा। अब इसको और इलेबोरेट करते हैं। लीगली अथोराइज का मतलब क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो तीन तरह की कोर्ट के पास जुरिक्शंस होती हैं। एक तो हो गया टेरिटोरियल जुरिक्शंस, एक पेक्यूनरी जुरिक्शन और एक सब्जेक्टिव जुरिक्शंस। तीन तरह की जुरिक्शंस होती हैं। ये टेरिटोरियल जुरिक्शंस हो गई वो कि पर्टिकुलर कितना एरिया, कितनी टेरिटरी तक इस कोर्ट को सुनना है। जैसे मान के चलो ये ए कोर्ट है तो इसकी टेरिटोरियल जुरिक्शंस कितनी है, इस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिक्शंस कितनी है, कितना एरिया है जिसको इसको सुनना है। अगर जिस एरिया के लिए इसको डिसाइड करा गया उतना तक ये सुनता है और उससे ही रिलेटेड जजमेंट देता तब तो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट कहलाया जाए। पर अपनी टेरिटोरियल से बाहर का सुनता है जिसके लिए अथोराइज नहीं है लीगली, उसके लिए सुनता तो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं कहलाएगा। दूसरा पेक्यूनरी जुरिक्शंस। अब ये क्या होता है? पेक्यूनरी जुरिक्शंस अमाउंट से रिलेटेड होती है। जैसे किसी जो ए कोर्ट है यही, इसको बोल दिया गया, सपोज एग्जांपल ले लो कि इसको 10,000 से लेके 1 लाख तक के मैटर डिसाइड करने हैं। अब ये जो ए कोर्ट है ये क्या कर रहा है, 2 लाख के मैटर भी डिसाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं होगा। पर हाँ 10,000 से लेके 1 लाख तक के केस डिसाइड कर रहा है तो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा, क्योंकि इसको लीगली अथोराइज करा गया है 10,000 से लेके 1 लाख तक के केस डिसाइड करने के लिए। बाकी 1 लाख से ऊपर के जो केस होंगे वो कोई बी कोर्ट डिसाइड करेगा। मान लो इसको दे रखी है पावर बी कोर्ट को, इससे ऊपर के केस है 1 लाख से ऊपर के और 1 करोड़ तक के वो बी कोर्ट करेगा। तो 1 करोड़ से 1 लाख से 1 करोड़ तक के ऊपर के जो केस के लिए लीगली अथोराइज कौन होगी, बी कोर्ट होगी। ए होगी 10,000 से 1 लाख के, तो 10,000 से 1 लाख तक के अगर ये मैटर सुनता है तो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा। ठीक, ये होगी पेक्यूनरी जुरिक्शंस। अब आती है बात सब्जेक्टिव जुरिक्शंस की, जो तीसरी वाली बात है। सब्जेक्टिव जुरिक्शंस क्या होती है कि पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के लिए लीगली अथोराइज किया गया है, जैसे कि पॉक्सो से रिलेटेड कोई केस इस ए कोर्ट को सुनने के लिए लीगली अथोराइज किया गया है। अब ये क्या कर रहा है, पॉक्सो के अलावा भी कोई और केसेस अपनी मर्जी से सुने जा रहा है जिसके लिए लीगली अथोराइज नहीं है, तो क्या होगी, उसकी सब्जेक्टिव जुरिक्शंस ही नहीं है। अब किसी को सब्जेक्टिव जुरिक्शंस 138 जो एनआई के केसेस हैं उनके लिए बोला गया है, पर वो उसको जुरिक्शन सब्जेक्टिव वो देगी, पर वो भाई सब कुछ और डिसाइड कर रहा है, कोई और मैटर ही अपने मन से चला रहा है, तब भी इनकॉम्पिटेंट कोर्ट माना। तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, जो लीगली अथोराइज हो, जिसके लिए वो जो कोर्ट वही काम कर रही हो और उसके रहते वो जो जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री डिलीवर्ड कर रही है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है। अगर वो इन सब चीजों को फॉलो ना करते हुए अपने मन से, है ना, कि सब्जेक्टिव मैटर उसका है ही नहीं, किसी और सब्जेक्टिव मैटर पर डिसीजन दे रहा है, पेक्यूनरी जुरिक्शंस है ही नहीं और वो अपने मन से डिसाइड किया जा रहा है, टेरिटोरियल जुरिक्शन है नहीं, वो अपने मन से एक्सेप्ट किया जा रहा है, कहीं पे जाके कहीं के भी मैटर डिसाइड कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा इसको, इनकॉम्पिटेंट कोर्ट। मतलब वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिसीजन नहीं आया है। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया हो। अब दूसरी लाइन, इन दी एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटीज और इंसॉल्वेंसी जुरिक्शंस। तो किससे रिलेटेड, जो सर्टेन जजमेंट वर्ड यूज होता है वो किसके लिए होता, इसके लिए प्रोबेट हो, मैट्रिमोनियल हो, एडमिरलिटी हो और इंसॉल्वेंसी। जो जजमेंट, जो सेक्शन 41 के अंदर जो जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री जो कॉम्पिटेंट कोर्ट देगा वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, प्रोबेट से रिलेटेड होनी चाहिए। प्रोबेट मतलब हो गया बिल से रिलेटेड, मैट्रिमोनियल मतलब पारिवारिक मामलों से रिलेटेड, एडमिरलिटी मतलब हो गया ये समुद्र नौवाहन जो चलते हैं ना, समुद्री जो लॉ होते हैं उनसे रिलेटेड, और इंसॉल्वेंसी हो गई जो बैंकरप्सी कोर्ट जैसे कर्जदारी से रिलेटेड हो गए, इंसॉल्वेंसी वाले मैटर होते हैं उनसे रिलेटेड, जुरिक्शन से रिलेटेड। तो 4
जुरिस्डिक्शन से जो सब्जेक्ट मैटर है इनसे रिलेटेड कोई जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट देता है, ठीक है, तो उनकी रेलिवेंसी की बात इस सेक्शन के अंदर हो रही है। विच कन्फर अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल करेक्टर, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, किसी को या तो उसके लीगल कैरेक्टर से दूर कर रही है या लीगल कैरेक्टर उसको दे रही है, और विच डिक्लेयर एनी पर्सन, या किसी पर्सन को क्या कर रही है, डिक्लेयर कर रही है टू बी इंटाइटल, और उसको इंटाइटल बना रही है किसके लिए, एनी सच कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के लिए, और टू बी एंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक थिंग, किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए एंटाइटल कर रही है, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन बट एब्सोल्युटली, किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि एब्सोल्युटली किसी के भी अगेंस्ट, पर्टिकुलर की इसी के आगे वो उसको एंटाइटल दिया जा, स्पेसिफिक थिंग का किसी को एंटाइटल दिया जा रहा है या किसी पर्सन को कैरेक्टर दिया जा रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन के, तो वो नहीं, एब्सोल्युटली किसी के अगेंस्ट भी, इज रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर, तो ये रेलिवेंट होगी व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर or the little of any such person to any such thing is relevant. Such judgment, order or decree is conclusive proof. तो ऐसे जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री क्या होंगी, कंक्लूसिव प्रूफ होंगी. Any legal character which is confer occurred at the time when such judgment, order or decree came into operation. ठीक है, any legal character to which declare any such person to be entitled acquired to that person at the time when such judgment, order or decree declare it to be have acquired to the person. अब any legal character which takes away from any such person seized as the time when which such judgment, order or decree declared that it had seized or should seized anything to which it declare any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment, order or decree declare that it had been or should be his property. तो इन चारों केसेस से रिलेटेड किसी को कोई लीगल कैरेक्टर मिला है, किसी थिंग को स्पेसिफिक थिंग है वो लीगल एंटाइटल हुई इसके अंदर, पर्टिकुलर किसी थिंग को लिए बताया गया कि ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलर इस बंदे की है, या उसका बताया गया कि ये उसका बेटा है, या ये बताया गया हो मैट्रिमोनियल के अंदर कि ये उसका पति है, ये बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड लॉ के अंदर कि ये पर्टिकुलर सीमा इसकी यहां तक है, या ये डिसाइड इंसॉल्वेंसी के अंदर ये डिसाइड करे हो कि ये व्यक्ति जो है राम वो श्याम का कर्जदार है या घनश्याम राजेश का कर्जदार है, ये डिसाइड करा गया हो, या किसी बिल के अंदर ये डिसाइड करा गया हो कि ये जो बिल के अंदर जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो इसके सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी जो हैं वो ये बी, सी और डी हैं, ऐसा कोई चीज डिसाइड करेगी, तो यही चारों चीजें इसके अंदर बताई जा रही हैं. अब मैं आपको एक लाइन के अंदर समझा देता हूं कि एक्चुअल इस सेक्शन 41 कहना क्या चाहती है. 41 ये कहना चाहती है कि कोई भी जजमेंट, कोई भी डिग्री और कोई भी ऑर्डर जो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का हो, है ना, और वो ऐसी जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री रिलेटेड हो प्रोबेट से, मैट्रिमोनियल से, एडमायरेलिटीज और इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन से रिलेटेड हो, जिनके अंदर किसी के लीगल कैरेक्टर का या तो डिसाइड करा गया हो या उसके लीगल कैरेक्टर से उसे दूर किया गया हो, या किसी थिंग या किसी वस्तु को क्या करा गया, स्पेसिफिक एंटाइटल करा गया हो, सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन से ही नहीं, केवल विशेष व्यक्ति से ही नहीं, पर्टिकुलर एब्सोल्युटली किसी और से के अंगेंस्ट भी उसको स्पेसिफिक थिंग का वो एंटाइटल करा गया हो, उसके लिए उसको एंटाइटल बनाया गया हो, या लीगल कैरेक्टर उसको दिया गया हो, एंटाइटल करा गया हो उसके लिए, तो ऐसी जो जजमेंट होंगी वो किसी जो आने वाली जो दोबारा की जजमेंट, दोबारा जब जो ऐसा कोई क्वेश्चंस उठेगा, इस तरह का कोई क्वेश्चंस होगा, तो उसके अंदर ये जो उसके कैरेक्टर, जो उसको लीगल कैरेक्टर है और जो उसको ये जो टाइटल मिले हैं, ऐसी जो कोई थिंग जो है उसको कोई टाइटल मिला है, किसी पर्सन को कोई टाइटल मिला है, किसी पर्सन को कोई कैरेक्टर मिला है,
तो ऐसी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी, और ना सिर्फ रेलिवेंट बल्कि ये कंक्लूसिव प्रूफ भी होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहले ले लेते हैं प्रोबेट का, ठीक है। प्रोबेट का लें तो सपोज ये ए है और ये बी है, इनके बीच कोई डिस्प्यूट है, ये जो बिल है उसके अंदर जो उत्तराधिकारी हैं वो ए के हैं या बी के हैं, ठीक है। कोर्ट के अंदर केस चला, दोनों गए, ये मान के चलो 2000 के अंदर केस चला। अब कोर्ट ने इस बिल को समझने के बाद, सारे एविडेंस लेने के बाद ये डिसाइड करा जो इसके अंदर जो लीगल जो हायर जो है उत्तराधिकारी हैं वो ए के हैं, तो ए के फेवर में डिसाइड कर दी कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में ए के उत्तराधिकारियों की है। तो यहाँ पे ए को क्या मिला इस प्रॉपर्टी के लिए, टाइटल मिल गया कि उसके उत्तराधिकारी क्या है, ए है। एक करेक्टर डिसाइड, एक टाइटल मिला इस प्रॉपर्टी को कि इसके उत्तराधिकारी ए हैं। तो अब ये 2000 के बाद सपोज करो कभी भी इससे रिलेटेड कोई सूट डलता है, ए या सी के बीच डलता है या ए या डी के बीच डलता है, तो ए के फेवर में जो ये जजमेंट जो प्रूव हुई है कि इसकी जो सक्सेसर उत्तराधिकारी है वो कौन है, ए के होंगे। तो ये जजमेंट जो ये 2000 मान लो 2 के अंदर डले कोई केस, ठीक है, तो इसके अंदर ए या सी के बीच तो ए के लिए जो सक्सेसर जो बताए गए थे ना, तो ये जो जजमेंट है ना ये रेलिवेंट होगी, ना सिर्फ रेलिवेंट होगी बल्कि कंक्लूसिव प्रूफ होगी। ऐसे ही मैट्रिमोनियल ले लेते हैं कि क्वेश्चन ये है कि ए की पत्नी, ए बी के डिस्प्यूट बीच में है कि सी जो है वो कह रहा मेरी ए की पत्नी है और बी कह रहा है ये मेरी पत्नी है, ठीक है। अब ये डिसाइड कर देती है कोर्ट की बी की पत्नी है, ठीक, सी है ये बी की पत्नी है। अब कभी इसके बाद कोई किसी और के बीच केस डलता है, मान के चलो कोई डी बोले कि ये सी मेरी पत्नी है, तो ये सी की पत्नी बताइए, इसको क्या लीगल कैरेक्टर दे दिया है इसको, एक की एक्चुअल में क्या है ये बी की पत्नी है। तो ये जजमेंट जो है ना ये यहाँ पे इसकी रेलिवेंट हो जाएगी। ऐसे ही एडमरिटलिटी के अंदर रेलिवेंट हो जाएगी। ऐसे ही इंसॉल्वेंसी के अंदर कि सपोज ए और बी के बीच कोई पैसे से रिलेटेड लेन देन है, मैं यहां समझाता हूं आपको, ए है और बी है दूसरा। अब इन दोनों के बीच पैसे से रिलेटेड कोई लेनदारी है, डिस्प्यूट चल रहा है कि कर्जदारी है। अब इस केस के अंदर ये डिसाइड होगा कि बी का जो कर्जदार है वो ए है, मतलब बी का जो कर्जा ए के ऊपर है, ठीक। अब कभी कुछ टाइम के बाद सूट डलता है तो जो ये बी का जो कर्जदार ए है इसको क्या मिल गया, इसकी लायबिलिटी डिसाइड हो गई, ये टाइटल मिल गया इसको, ठीक। तो ये कर्जदार है। तो ये चीज आगे जब कभी सूट डलेगा या कभी ट्रायल होगा किसी चीज के लिए, तब जो ये बी का कर्जदार क्या हो गया, ए हो गया ना, तो ये रेलिवेंट हो जाएगी, ना सिर्फ रेलिवेंट होगी बल्कि कंक्लूसिव प्रूफ भी होगी। ऐसे ही किसी मैट्रिमोनियल के अंदर कोई बेटा जो है ये लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, अगर ये चीज डिसाइड करने के लिए फैक्टर इशू है और डिसाइड होगा कि ये ए का लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो ये चीज इन फ्यूचर कल को अगर क्वेश्चन उठता है कि ये है लेजिटिमेट चाइल्ड है कि नहीं, तो उस जजमेंट के अंदर जो चीज डिसाइड थी, जो उसको जो कैरेक्टर मिला था, उसको लीगल कैरेक्टर जो उसको मिला था पर्सन को, तो वो यहाँ पे रेलिवेंट होगा, ना सिर्फ रेलिवेंट होगा बल्कि कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो सेक्शन 41 है वो हमें यही बताती है। बाकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 41 जो है वो 35 हो जाएगी। और जो हम इसके अंदर जो बात कर रहे थे कि अ फाइनल जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो ये सिर्फ ना कॉम्पिटेंट कोर्ट तक रहेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन ट्रिब्यूनल की जो जजमेंट्स होंगी, ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर होंगे, ट्रिब्यूनल की जो डिक्री होंगी वो भी रेलिवेंट होंगी इन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड।
और कैसे रेलिवेंट होंगी वो मैं आप सबको समझा चुका हूं। उसके लीगल कैरेक्टर मिल जाए, लीगल एंटाइटल हो जाए इसके लिए, या लीगल कैरेक्टर से उसको दूर कर दिया गया हो, किसी को ये दिया हो कि ये इसका बेटा है, बाद में पता चला कि इसका बेटा नहीं है तो उसको दूर कर दिया उस लीगल कैरेक्टर से, तो उसको बेटा नहीं माना, ये भी रेलिवेंट होगा। कि अब बी मान के चलो कर्जदार ए का नहीं था, ये डिसाइड हो जाता है तब भी ये भी रेलिवेंट होगा। तो ओवरऑल मैंने सेक्शन 41 आपको पूरी तरह से विद एग्जांपल समझा दी है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ट्रिब्यूनल वर्ड यूज करा है, तो मतलब ट्रिब्यूनल की भी जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री भी अब रेलिवेंट हो जाएंगी जिस दिन से भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। ये तो थी सेक्शन 41। अब देख लेते हैं 42। 42 बात कर रही है सेक्शंस रेलिवेंसी एंड इफेक्ट, उनकी रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री। ये बात कर रही है कि रेलिवेंसी तो होगी और उनका इफेक्ट भी होगा जजमेंट का, ऑर्डर का, डिग्री का, अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 के अलावा जो जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री हैं उनकी रेलिवेंसी और इफेक्ट होगा जो सेक्शन 41 के अंदर मेंशन है उनको छोड़ के, अदर देन। ठीक, तो 41 के अंदर वो 4 सब्जेक्ट्स थे, एडमायरल्टी हो गई आपकी, प्रोबेट हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई और मैट्रिमोनियल। उन 4 चीज से रिलेटेड छोड़ने के बाद की जो सेक्शंस हैं वो 42 कहता है कि मेरे साथ, मेरे अंदर रेलिवेंट होंगी, सेक्शन 42 के तहत रेलिवेंट होगी। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, पहले जजमेंट समझ लेते हैं। तो जजमेंट, इस सेक्शन को समझते हैं पहले। जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41 टू, जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री अदर देन मेंशन इन सेक्शन 41 आर रेलिवेंट। तो वो जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर रेलिवेंट होंगे, पर वो अदर देन होनी चाहिए किससे, सेक्शन 41 के अंदर जो मेंशन ना हो। सेक्शन 41 में मेंशन नहीं है तो वो यहाँ सेक्शन 42 के अंदर रेलिवेंट हो जाएंगे इफ दे रिलेट टू मैटर ऑफ अ पब्लिक नेचर, अगर वो रिलेट कर रहे हो पब्लिक नेचर का मैटर हो उनका इंक्वायरी के लिए। ठीक, तो एक तो पहली कंडीशन इसने लगाई कि 41 के अंदर जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उनसे रिलेट होगा, तो 42 के अंदर वो रेलिवेंट नहीं होंगे। वही रेलिवेंट होंगे जो 41 के अंदर लिखे हैं, उनको छोड़ के जो बचेंगे वो रेलिवेंट होंगे, और उसमें भी जिनका नेचर पब्लिक नेचर हो, जो पब्लिक उनका मैटर हो, पब्लिक नेचर का हो, बट सच में तो वो रेलिवेंट होंगे। पर आगे इन्होंने लिखा दिया बट सच जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट। ठीक, तो जो सेक्शन 41 के अंदर हमें कंक्लूसिव प्रूफ बता रहे थे कि इन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई है, उसको लीगल करेक्टर अगर उसको मिल गया है, लीगल टाइटल उसे मिल गया है, या कोई थिंक है वो डिसाइड कर दी गई है, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होंगी, न सिर्फ रेलिवेंट होंगी बल्कि कंक्लूसिव प्रूफ भी होंगी। तो सेक्शन 42 ये कहता है कि इसके अंदर पब्लिक नेचर से रिलेटेड कोई डिग्री है, जजमेंट है, ऑर्डर है जो कि मेंशन नहीं है सेक्शन 41 में, अदर देन 41, तो वो रेलिवेंट होगी। पर वो कंक्लूसिव प्रूफ, ऐसे ऑर्डर, ऐसे जजमेंट और ऐसी डिग्री क्या होंगी, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी जो ये कहीं जाएंगी। अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये ए और बी है। ठीक, अब ए और बी एक रास्ते के लिए लड़ रहे हैं। ए जो है ये कह रहा है ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक, और बी है ये कह रहा है ये आम रास्ता है निकलने के लिए। अभी कोर्ट में गए दोनों लोग, ठीक, कोर्ट के अंडर मैटर चल रहा है, सर डिसाइड हुआ है, कोर्ट ने बी के फेवर में डिसाइड कर दिया ये केस। ये 2002 में केस डाला, सपोज करो 2000 में डाला ये केस ए और बी के बीच, कि ये ए कह रहा है कि ये मेरा पब्लिक मतलब प्राइवेट, मतलब वो इंडिविजुअल है मेरी ये प्रॉपर्टी। बी कह रहा नहीं आम रास्ता है, मैं तो यहीं से निकलता हूँ शुरू से ही, ये तो रोड है, आम रास्ता है। तो दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ, केस डिसाइड हुआ, फैक्ट एक्ट सारे चीजें एविडेंस देखने के बाद कोर्ट ने बी के फेवर में डिसाइड कर दिया, और उस जजमेंट और डिग्री ऑर्डर के अंदर लिख दिया कि ये जो ये पर्टिकुलर जो प्लेस है ये
आम रास्ता है बी के लिए, ये लिख दिया। अब सपोज करो ये जो जजमेंट डिसाइड थी वो 2004 में डिसाइड हो गई, 4 साल के अंदर। अब 2005 के अंदर ए और सी के बीच में इसी रोड को लेके, ठीक है, डिस्प्यूट हुआ। सी ही बोल रहा है वो आम रास्ता है, ठीक। तो सी जो ये बी के फेवर में आम रास्ता हुआ था ना, इस जजमेंट को पढ़ सकता है, इस कोर्ट को पढ़वा सकता है कि ये आम रास्ता है, तो ये रेलिवेंट होगा ए के अगेंस्ट, है ना। ये तो उसको वही प्रॉपर्टी बताएगा, तो ये जो जजमेंट में आम रास्ता इसको बताएगा, तो ये इसको क्या जजमेंट को पढ़ाएगा, तो पर ये रेलिवेंट तो होगी, पर जो ये बी की वाली जजमेंट जो ये सी पढ़ाएगा इस कोर्ट के अंदर, जो ये मैटर चल रहा है सी के बीच में, इस कोर्ट के अंदर क्या रेलिवेंट तो होगी, पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी ये जजमेंट इसके अंदर। 41 के अंदर उनसे रिलेटेड किसी को लीगल करेक्टर मिला हुआ है, तो वो अगर दूसरी कोर्ट के अंदर भी अगर वो दिखाएगा उसको, तो उसको रेलिवेंट तो मानेंगे और कंक्लूसिव प्रूफ मान लेंगे उसको, मतलब उसके लिए प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई वो देने नहीं देंगे आपको एविडेंस उसके लिए। भाई ये अगर इस बार एक बार डिक्लेयर हो गया कि इसका बेटा है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये ओनर इस प्रॉपर्टी का है, अगर पहले कभी डिसाइड हो गया है किसी बिल में, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा 41 के अंदर। पर 42 के अंदर पब्लिक नेचर से रिलेटेड मैटर के अंदर क्या होगा, रेलिवेंट तो हो जाएगा सी के लिए। इस केस में कोर्ट रेलिवेंट तो मानेगा पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेगा, और सिर्फ इसी के ब्याह पे डिसाइड नहीं कर देगा कि आम रास्ता है, रेलिवेंट है। स्टिल आप केस लड़ेंगे, फिर डिसाइड होगा कि ये एक्चुअल सी के लिए आम रास्ता है या नहीं है, ठीक। ये तो थी सेक्शन 42। अब बात कर लेते हैं 43 की, और सॉरी 42 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सिर्फ इतना ही चेंज है, मतलब चेंज क्या है, ये तो नंबरिंग चेंज हुई है, नया लॉ आया हुआ है, जो चीजें डिलीट करी हैं उसकी वजह से सेक्शन इधर उधर हुई हैं, बाकी कुछ और चेंज नहीं है। मतलब 42 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 36 होगी। बात कर लेते हैं 43 की सेक्शंस की। 43 कहती है कि जजमेंट ईटीसी अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40, 41 और 42 व्हेन रेलिवेंट। ये कहता है, जो सेक्शन 43 है वो ये कहता है कि जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री रेलिवेंट होंगी तब, अदर देन मेंशन इन सेक्शन 40, 41, 42, 42, 41 और 40, 41 और 42 के अंदर जो मेंशन है उनके अलावा अदर देन है, कोई जजमेंट है, कोई डिक्री है, कोई ऑर्डर है, वो कब रेलिवेंट होंगी उसकी बात करता है, उनकी क्या स्थिति होगी, ये बात करती है सेक्शन 43। तो सेक्शन 43 को पहले पढ़ लेते हैं वेयर एक्ट की लैंग्वेज, फिर मैं आपको इजी भाषा में इसको समझा दूंगा। तो जजमेंट कोई निर्णय, ऑर्डर आदेश और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40, 41, 42 आर इरेलीवेंट। भैया इसने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि भैया सेक्शन 40, 41 और 43, 40, 41 और 42 के अंदर जो है वही रेलिवेंट होंगी, इसके अलावा कोई और जजमेंट हो या कोई और क्या हो, ऑर्डर हो या कोई और डिक्री हो, वो इरेलीवेंट होगी। 40 के अंदर वो फॉल कर रही हो, वार कर रही हो किसी जजमेंट, है ना, जो दो केस बताए, रेस जुडिकाटा और 300 सीआरपीसी, तब रेलिवेंट हो जाएगी उसको बार करने के लिए। 41 के अंदर 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसमें कोई एंटाइटल मिल गया हो, तब वो रेलिवेंट हो जाएंगी, ठीक। और ना कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएंगी। 42 में मैंने बता दिया पब्लिक नेचर से रिलेटेड हो, पर उन सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, उसके उनके अलावा हो कोई और, बट उनका नेचर क्या हो, मैटर रिलेटेड हो पब्लिक, उससे पब्लिक सब्जेक्ट से, तब वो रेलिवेंट हो जाएंगी। और इसमें सिर्फ रेलिवेंट हो जाएंगी पर वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानी जाएंगी। अब इसके अंदर कह रहा है इसके अलावा जो और भी जो जजमेंट और डिग्री जो ऑर्डर होंगे, इसके अलावा जो इन 3 सेक्शंस 40, 41, 43 के अंदर मेंशन नहीं है, इसके अलावा जो भी होगा वो सारा इरेलीवेंट होगा। तो आपको सिर्फ यही 3 चीजें याद रखनी कि रेलिवेंट क्या है, ये है, इसके अलावा ये इरेलीवेंट होंगी। अब इसके आगे इसने नेक्स्ट सेक्शन जो हमें नेक्स्ट बात बताई, इसने कहा अनलेस, जब तक द एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट
order of decree is a fact and issue or is relevant under some other provision of this act। तो इसने ये भी बता दिया कि इरेलीवेंट तो होंगी, लेकिन ऐसी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री की अगर एग्जिस्टेंस दिखा रही किसी फैक्ट एंड इशू के लिए और रेलिवेंट बन रही है वो, ठीक, और वो रेलिवेंट बन रही हैं सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी प्रोविजन के अंदर उस चीज को रेलिवेंट बना रही है वो सेक्शन उस चीज को, तब भी वो जजमेंट रेलिवेंट हो जाएंगी। अब इसको हम समझें तो इलस्ट्रेशन इसमें दे दिया हुआ है कि ए एंड बी सेपरेटली शू सी फॉर अ लाइबल विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम, सी इन ईच केस सेज दैट द मैटर alleged to be labels is true and the circumstances are such that it is probability true in each case or in neither. A obtains a degree against C for damage on the ground that C failed to make out his jurisdiction. The fact is irrelevant as between B and C. चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं और अच्छे तरीके से। ये तो इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गया होगा। दूसरा इलस्ट्रेशन मैं अपने तरफ से समझाता हूं आपको कि जैसे ए और बी, ठीक, इस सेक्शन से रिलेटेड समझा रहा हूं। ए और बी, ए जो है वो बाद लाता है, एक सूट लाता है बी के ऊपर किसी सामान के चोरी के लिए, ठीक, कि पर्टिकुलर सपोज ये ज्वेलरी की चोरी के लिए ए है वो बी के ऊपर बाद लाता है, और बी को क्या हो जाती है, 2-3 साल ट्रायल चलने के बाद इस कोर्ट के अंदर दोनों का सुनने के बाद बी को क्या कर दिया जाता है, पनिश कर दिया जाता है, ठीक है, बी पनिश कर दिया गया। अब इसको कन्विक्शन से पहले ये बी क्या करता है, पर्टिकुलर एक सी बंदा है उसको ज्वेलरी सेल कर देता है, ठीक। अब ए की नॉलेज में आ जाता है, लेकिन इसको तब तक कन्विक्शन हो जाती है। अब ये क्या करता है, ए सी के अगेंस्ट से केस डालता है, ए सी के ऊपर बात लाता है कि ये जो मेरा ज्वेलरी का सामान था वो इसने खरीदा था, तो इसके अगेंस्ट लाता है। तो वो ये कहे कि बी को इसमें कन्विक्शन हो गई थी चोरी के सामान के लिए और उसी ने इसको दिया, तो इसको भी कन्विक्शन कर दो, तो ये रेलिवेंट नहीं होगी, ऐसी जजमेंट इरेलीवेंट होंगी। अभी इस मैटर को मिलाओ आप, ना तो ये 40 से मैच हो रहा है, ना 41 से मैच हो रहा है, ना 42 से मैच हो रहा है, अदर देन हो गया ना, जो 40 में नहीं मैच है, ना 41 के अंदर है, ना 42 के, तो वो क्या हो जाएंगी, इरेलीवेंट हो जाएंगी। अब रेलिवेंट के लिए मैं समझाता हूं कि रेलिवेंट कैसे हो सकता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आ गया आई होप आपको। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए और बी। ए जो है, ए के ऊपर बी के मर्डर के लिए केस चलाया जाता है, बी के मर्डर के लिए ए के ऊपर केस चलाया जाता है। अब क्या होता है कि ए को ये केस चलाया जाता है, ए को क्या हो जाता है, सजा कर दी जाती है, और एक ऐसा फैक्ट निकल के आता है कि एक्चुअल में बी ने कभी ए के ऊपर केस डाला था, ये फैक्ट निकल के आता है। जब ए को चार्ज किया गया बी के मर्डर के लिए, तो जब केस चला तो ए को पनिशमेंट हो गई, कन्विक्शन हो गई, ठीक है, जजमेंट आ गई। तो उसी तरह ये फैक्ट निकल के आता है कि जो बी है, बी ने पहले कभी, जिसकी हत्या करी है ने, बी ने पहले कभी ए के ऊपर कोई केस चलाया था। तो ये फैक्ट जो है ना, जो अभी सम अदर प्रोविजन के अंदर जो बात करी थी ना, रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन, तो उससे रिलेटेड है ये। तो ये किसकी ओर कर रहा है, ये मोटिव की ओर कर रहा है। इसका मतलब ए के लिए क्या था, मोटिव था बी को मारना, क्योंकि बी ने ए को कभी केस चलाया था तो उसका बदला लेना चाह रहा था। तो ये सेक्शन 8 के अंदर क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। तो ये जजमेंट इसके अंदर रेलिवेंट होगी, इसके अंदर मोटिव के लिए। तो ये थी सेक्शन 43 यही कहती है सिर्फ कि 40, 41 और 42 के अंदर जो ना हो ऐसी जजमेंट इरेलीवेंट होंगी। लेकिन अगर उनसे किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर उनकी रेलिवेंसी अगर निकल के आती है, जो इस एक्ट के अंदर दी गई है, कहीं उनकी रेलिवेंसी आती है, तो वो रेलिवेंट हो जाएंगी, और अदरवाइज क्या होंगी, इरेलीवेंट होंगी। तो ये हुआ 43। अब बाकी जो इलस्ट्रेशन हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने एग्जांपल से समझा दिए। बाकी इसके इलस्ट्रेशन जो हैं
ये तुम्हारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ए से लेके ई तक है, ये आपको बेरेक्ट से पढ़ना है, इससे भी पढ़ लो आप। बाकी है सेम यही कि ए इज चार्ज विद थेफ्ट एंड विद हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, द प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज अ फैक्ट एंड इशू। A is tried for the murder of B. The fact that B prosecute A for libel and that A was convicted and sentenced is relevant under section 6 as showing the motive for the fact and issue. मोटिव भी तो दिखा रहा है, तो फैक्ट एंड इशू के लिए रेलिवेंट हो जाएंगी। सेम A prosecute B for stealing a cow from him. B is convicted A afterward sue C for the cow which B had sold to him before his conviction. A is between A and C. The judgment against B is इरेलीवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ने हैं। अब सेक्शन 44 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 44 बात करता है कि फ्रॉड और कोलूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मे बी प्रूव्ड। तो ये बात करता है 44 कि कोई जजमेंट ऐसी है या कोई डिग्री ऐसी है या कोई ऑर्डर ऐसा है जिसको क्या करा हुआ है, आपने फ्रॉड करके प्राप्त कर लिया है या कोलिजन करके प्राप्त कर लिया। कोलिजन मतलब आपसी सांठगांठ, फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी, और इनकॉम्पिटेंसी के ऑफ कोर्ट की, मतलब कोर्ट क्या था, कॉम्पिटेंट ही नहीं था, इनकॉम्पिटेंसी में ले ली उसको। मैंने बताई थी सेम वो की जैसे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, मैंने कॉम्पिटेंट कोर्ट बता दिया था आपको क्या है। तो कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं और पेक्यूनरी जुरिडिक्शन उसकी थी नहीं उतनी सुनने के लिए, और उसने कोई ऐसी जजमेंट दे दी, ठीक, तो उनको क्या करा जाएगा, मे भी प्रूव किया जा सकेगा। ठीक, पहले पढ़ लेते हैं इसकी डायरेक्ट की लैंग्वेज, पर मैं सीधी भाषा में आपको समझा देता हूं। एनी पार्टी टू अ सूट और अदर प्रोसीडिंग्स मे शो दैट एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री विच इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 40, 41 और 43, नहीं सॉरी 40, 41 और 42, तो and which has been proved by the adverse party, तो प्रूव की जा सकेगी एडवर्स पार्टी के द्वारा, was delivered by a court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion। तो ये जो सेक्शन है 44 वो ये कहती है कि कोई ऐसी डिग्री, कोई ऐसे आदेश, कोई ऐसे निर्णय है ना जो कि रेलिवेंट थे सेक्शन 40 के अंदर, 41 के अंदर, 42 के अंदर, जो कि क्या होंगे, जो कि प्राप्त किए गए हैं कैसे, धोखाधड़ी के द्वारा, कोलिजन करके मतलब आपसी सांठगांठ से, या इनकॉम्पिटेंसी, कोर्ट कॉम्पिटेंट ही ना उनके लिए, तो एडवर्स पार्टी के द्वारा वो क्या करी जाएंगी, प्रूव की जा सकेंगी। अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या। ये कह रहा है कि जैसे सेक्शन 40 के अंदर बार करने की बात थी, अब किसी जजमेंट के अंदर बार करने की बात तो जब होगी, अब जब सपोज करो पहली वाली जजमेंट जो है ये ए जजमेंट है और ये बी, अब ये ए जजमेंट जो आई थी ना ये इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट आई थी, मतलब कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं था इसके लिए, या जो ये ए ने जजमेंट ली थी ना वो आपसी सांठगांठ से ले ली थी, या क्या करा था इसने कि कोलिजन कर लिया था, आपसी सांठगांठ। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि इसने फ्रॉड करके ले लियो, मतलब कोर्ट के अंदर जो ए है, ए बी के बीच सपोज करो कोई डिस्प्यूट चल रहा था, ऐसे सब ए और बी के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा, ए ने क्या करा, बहुत सारे पेपर फ्रॉड बना के कोर्ट को ये बिलीव दिला दिया कि यही सारे पेपर जेन्युइन, और कोर्ट ने ए के फेवर में ऑर्डर कर दिया। तो ये कैसे करी उसने, ऑर्डर कैसे पाया इसने, ये जजमेंट कैसे पाई, फ्रॉड करके पाई। ऐसे कोल्यूजन मान लो कि ए और बी जो दोनों के बीच केस चल रहा था, इन दोनों ने आपसी सहमति से कोर्ट के सामने जानबूझ के बी हार गया, ठीक है, और ए को जिता दिया, क्योंकि बी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मान के चलो बी के कई भाई हो, तो इसने बताया कि यार इस प्रॉपर्टी के लिए तुझे मैं आधे पैसे दे दूंगा सीधे, तो इसके 4-5 भाई थे, तो इसने सोचा कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 4 जगह डिस्प्यूट होगा, इससे बढ़िया है 2 ही जगह बांट लें तो 50 लाख मुझे सीधे मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई ऑर्डर ले लिया हो, या मैंने बता दिया कॉम्पिटेंट नहीं हो भाई, उसका सब्जेक्ट मैटर सुनने का था ही नहीं, उसको चेक बाउंस के केस दिए गए, उसने पॉक्सो का मैटर डिसाइड कर दिया, तो वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं माना जाएगा। तो ऐसी कोई डिग्री, जजमेंट या ऑर्डर कोई प्राप्त करा गया है तो सेक्शन 40 के अंदर, सेक्शन 41 के अंदर और सेक्शन 42 के अंदर
जो रेलिवेंट हो रहे होते होंगे वहां पे एडर्स पार्टी उसको क्या कर सकेगी, प्रूव कर सकेगी कि ये कोलिजन के द्वारा ऑर्डर आया है, ये फ्रॉड के द्वारा आया हुआ है और ये इनकॉम्पिटेंसी आया हुआ है। ठीक, लेकिन अब इसमें एक चीज और समझो आप, इनकॉम्पिटेंसी ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होगी तभी इनकॉम्पिटेंसी मानी जाएगी उस ऑर्डर की। एक बार ऑर्डर डिसाइड हो गया तो इनकॉम्पिटेंसी तब मानी जाएगी सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। बाकी पेक्यूनरी जुरिडिक्शंस और टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस के बिहाफ पे अगर किसी कोर्ट ने इसका वायलेशन करके भी अगर किसी कोर्ट ने कोई मैटर डिसाइड कर दिया गया, अगर उसको उस टाइम पे नहीं रोका गया जब रोकना चाहिए था और उसने एक जजमेंट दे दी है, तो उस जजमेंट के ऊपर आप क्वेश्चन ये कह के नहीं उठा सकते कि इनकॉम्पिटेंसी है और उसको प्रूव नहीं किया जा सकेगा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इनकॉम्पिटेंसी के लिए आपको सिर्फ एक याद रखना है कि सब्जेक्ट मैटर उसका जो है वो सेम था जिसके लिए उस कोर्ट को अपॉइंट किया गया। अगर उसने उससे रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करा है जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट था ही नहीं, जिसके लिए उसे लीगली अथोराइज ही नहीं किया गया है, तो वो इनकॉम्पिटेंसी मानी जाएगी। और फ्रॉड का आपको पता ही है कि फ्रॉड करके उसने प्राप्त कर लिए हुए झूठे बहुत सारे प्रूफ देके कोर्ट के अंदर अपने वो फेवर ऑर्डर कर लिया हो, तो वो जजमेंट इस टाइम पे 41 का वो रिलीफ ले रही हो, आपकी एडवर्स पार्टी 41, 40, 42 के अंदर रिलीफ ले रही हो, तो आप उसको जजमेंट को पढ़ा के क्या कर सकते हो, एडवर्स पार्टी उसके लिए क्या कर सकती है, प्रूव कर सकती है कि ये भैया इसको फ्रॉड करके प्राप्त करा गया है, इसको कोल्यूशन करके प्राप्त करा गया है, इसको इनकॉम्पिटेंसी प्राप्त करा गया। तो ये तो बात थी सेक्शन 40 से लेके 44 तक। अब मैं पूरी एक ब्रीफ स्टोरी बताता हूं। तो सेक्शन 40 बात करती है ऐसी जजमेंट, ऐसे ऑर्डर और ऐसी डिग्री जो सेकंड सूट और सेकंड ट्रायल के अंदर बार कर दे। तो बार कैसे करेंगी? रेस जुडिकाटा एक तो बार करता है, सेम पार्टी सेम उसकी कॉज ऑफ एक्शन जो है उसके लिए सूट नहीं डाल सकती। हाँ, अपील करें वो चीज अलग है, वो चीज अलग है, वो तो उस ऑर्डर को चैलेंज करा जा रहा है। पर सेम मैटर के लिए कुछ सालों के बाद फिर सेम उसी कोर्ट के अंदर आके डाल दें या उसके जो इक्विवेलेंट कोर्ट हो उसी में डाल दें, है ना, किसी और जुरिडिक्शंस में जाके डाल दें, जो दूसरी टेरिटरी किसी, मान लो दिल्ली की मैं पहले हार गए तो अब यूपी के अंदर डाल दें, तो ऐसी चीजें क्या कर दी जाएंगी, ये बार कर देंगी ऐसी जजमेंट और ये रेलिवेंट हो जाएंगी। ये सेक्शन 40 बता रही थी। 41 ने बताया कि 4 सबसेक्ट से रिलेटेड, ठीक, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर कोई जजमेंट डिग्री है ये देता है और वो इनसे रिलेटेड और इस जजमेंट के अंदर वो किसी को लीगल कैरेक्टर देता है या उससे छीन लेता है या किसी को लीगल टाइटल देता है या छीन लेता है ना, या किसी को एग्जिस्टेंस किसी थिंग की दिखाता है, किसी की थिंग की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ऐसी कोई चीज वो डिसाइड कर देता है किसी प्रीवियस जजमेंट के अंदर, तो अब जो सूट चलेगा उससे रिलेटेड उसके अंदर जो उसको लीगल कैरेक्टर मिला हुआ है उसको या लीगल टाइटल मिला हुआ है वो चीज रेलिवेंट होगी। ना सिर्फ रेलिवेंट होगी बल्कि वो कंक्लूसिव प्रूफ भी हो जाएगी सेक्शन 41 के अंदर। 42 के अंदर बता दे कि जो 41 के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर दिए हैं उनको छोड़ के 42 के अंदर वो जजमेंट वो ऑर्डर वो रेलिवेंट होंगे जो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिए गए हों, पर वो रिलेटेड होने चाहिए पब्लिक नेचर से, जो मैंने आपको बताई थी। पब्लिक नेचर से रिलेटेड कैसे एग्जांपल बताए गए, आम रास्ता वाला आपको बताया था, वो रेलिवेंट हो जाएंगे, पर ये रेलिवेंट होंगे, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। 41 में कंक्लूसिव प्रूफ है, 42 के अंदर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। 43 के अंदर इन्होंने क्या बताया कि 40, 41 और 42 के अंदर जो भी दिया है इसके अलावा जो भी है वो जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री जो कोर्ट ने दी हैं वो क्या हो जाएंगी, फिर जो दोबारा जो सेकंड जो सूट और ट्रायल अगर होगा तो उसके अंदर ये इरेलीवेंट कहलाएंगे, मतलब उनकी रेलिवेंसी नहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी बात इन्होंने तुरंत पलट के फिर ये भी बताई हमें सेक्शन 43 के अंदर कि अनलेस जब तक कि वो रेलिवेंसी किसी सेक्शंस के अंदर इनकी ना दिखाई जा रही, किसी सेक्शंस के अंदर ही मान लो कि वो कोई फैक्ट है वो रेलिवेंट दिखाया जा रहा हो, जैसे मोटिव सेक्शन 8 के अंदर रेलिवेंट दिखाया जा रहा हो, सेक्शन 6 के अंदर सेम ट्रांजेक्शन अगर रेलिवेंट दिखाया जा रहा है, तो ऐसे फैक्ट हैं किसी जजमेंट के अंदर ऑलरेडी आ रखे तो वो जजमेंट भी रेलिवेंट सेक्शन 43 के अंदर हो जाएंगी। ठीक, फिर सेक्शन 44 ने हमें क्या बता दिया कि जो वो सेक्शन 40, 41, 42 के अंदर जो जजमेंट आप रेलिवेंट बता रहे थे, ये चीजें अगर किसी फ्रॉड के जरिए अगर प्राप्त करी गई हैं या कोई
कॉलिजन करके प्राप्त करी गई हैं, मतलब आपसी साठगांठ से प्राप्त करी गई, या कोई अनकॉम्पिटेंट कोर्ट की थी, कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था उन जजमेंट को देने के लिए, उसने कोई जजमेंट दे दी, तो ऐसी जजमेंट जो सेक्शन 40, 41, 42 के अंदर जो रेलिवेंट हो रही हैं, उनको एडवर्स पार्टी क्या कर सकेगी, प्रूव कर सकेगी उनको कि ये कॉलिजन के द्वारा ली गई हैं या फ्रॉड करके ली गई हैं या इनकॉम्पिटेंसी कोड लिए। फिर मैंने आपको ये बता दें कि इनकॉम्पिटेंसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही अगर एक बार जजमेंट आ गई तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड चीज प्रूव की जा सकेगी, पेक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से रिलेटेड आप नहीं दे सकते हो। पेक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आप कब देखोगे, जब मैटर आपका फर्स्ट टाइम ही चल रहा है, उसी टाइम आप ट्रायल की स्टेज पे बता दो कि ऑनरेबल कोर्ट आप इस चीज के लिए टेरिटोरियली जुरिडिक्शंस आपकी नहीं बनती है, इसलिए आप इस मैटर को नहीं सुन सकते, या आपकी पेक्यूनियरी जुरिडिक्शंस नहीं बनती इसलिए आप नहीं सुन सकते, आपका सब्जेक्ट मैटर इस पे नहीं है इसलिए आप नहीं सुन सकते हो। ये तो अंतर था सेक्शन 44 के अंदर कि कौन सी कॉम्पिटेंसी कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। तो ये सेक्शन 40 से लेकर 44 तक आई होप आपको एक स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी। उससे आगे जो हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सेट किए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस और देख लेते हैं फटाफट। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की जो नीचे सेक्शंस हैं इनके अंदर कौन सा सेक्शंस के अंदर रेस जुडिकाटा प्रोवाइड करा गया, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा प्रोवाइड करा, सेक्शन 140, सेक्शन 40, सेक्शन 160, सेक्शन 16। तो सेक्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, सेक्शन 40। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो रेस जुडिकाटा के आप पे बार कर रहा था वो 300 के अंदर ट्रायल के अंदर भी बार कर रहा था, सेम ऑफेंस के लिए आप अगेन ट्राई नहीं कर सकते। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रिवाइज्ड एंड देयर आफ्टर मर्डर्ड। तो क्वेश्चन ये है कि ए को पहले तहस नहस करा गया और फिर उसके बाद उसको मार दिया गया। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन रिवाइज्ड। फैक्ट ये है कि उसने बगैर कंप्लेंट बनाए वो ऐसा कह रही है कि उसको तहस नहस कर दिया गया था। इस रेलिवेंट एज अ कंडक्ट, तो वो एज अ कंडक्ट रेलिवेंट होगा, कंडक्ट तो दिख नहीं रहा है। इज रेलिवेंट एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस, सब्सटेंटिव एविडेंस भी नहीं होगा। इज रेलिवेंट एज अ सेकेंडरी एविडेंस, बताओ होगा ये सेकेंडरी एविडेंस, सोचो। मे बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32 और 157। तो 32 मैंने पढ़ा दिए, 157 नहीं पढ़ाया है, नहीं सॉरी 157 भी मैंने उस दिन आपको पढ़ा दिया था कि जो 32 के अंदर रेलिवेंट नहीं होगा वो 157 के अंदर रेलिवेंट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति मरी जाता है तो 32 बन जाएगी वो डाइंग डिक्लेरेशन, नहीं मरता तो 157 के अंदर वो रेलिवेंट हो जाती है वो स्टेटमेंट। तो इसके अंदर भी आपका आंसर क्या होगा, आंसर इज डी। ए रेलिवेंट कन्फेशन विल बिकम इरेलीवेंट। एक रेलिवेंट कन्फेशन कब इरेलीवेंट हो जाएगी, अगर वो बनाई गई हो एक पुलिस ऑफिसर के सामने, या किसी प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में बनाई गई हो, या अक्यूज दारू पिया हो, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द अक्यूज, मतलब धोखाधड़ी के जरिए वो कॉन्फेशन ले ली गई हो, या कोई प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी के ब्याह पे ले ली गई हो, मतलब कोई वादा करके कि इस चीज को छुपा के रखेंगे तब ले ली हो, या वो एक्यूज दारिक में था, नशे की हालत में उससे सब उगलवा लिया, या वो पुलिस के सामने बनेगी। तो कब एक कन्फेशन क्या हो जाएगी, इरेलीवेंट। तो कब होगी, पुलिस ऑफिसर के सामने बनाई जाएगी। बाकी ये सारी चीजें प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी वगैरह ये सब कन्फेशन क्या है, अलाउ है और ये रेलिवेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशंस आर। तो एडमिशंस क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है। में ऑपरेट एज स्टॉपल, क्या उनको एज ऑपरेट स्टॉपल यूज किया जा सकेगा। ऑलवेज इरेलीवेंट होंगे क्या वो, नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या है एडमिशंस आर, कंक्लूसिव प्रूफ, बताओ। ऑलवेज इरेलीवेंट होंगे, नन ऑफ द अबव, तो सी और डी तो वैसे ही हट जाते हैं, दो बचे, तो कंक्लूसिव प्रूफ भी नहीं हो सकते। तो क्या कहेंगे इसको, सेक्शन 31 से ये रिलेटेड है, में ऑपरेट एज स्टॉपल। ए एग्री इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी, ठीक है, ये एग्री हुआ राइटिंग में और हॉर्स बेचने के लिए बी को 1000 रुपए, और उसने 1500 रुपए शो करा दिए, विच प्राइस वाज टू बी गिवन, उसने 1500 दिए थे। ओरल एविडेंस कैन बी गिवन, इंसिडेंट्स ऑफ द पार्टीज आर टू बी सीन, ओरल एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, नन ऑफ द अबव। तो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन इसका आंसर सही है। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया भी नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि आप इससे सोचें, पर हाँ मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। फिर क्वेश्चन देखे थे, व्हाट इज प्रोविजन अबाउट एन अकम्प्लाइंस। अकम्प्लाइंस से रिलेटेड का है,
तो इसका मतलब होता है सह अपराधी, ठीक है। ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट बिजनेस, सह अपराधी नॉट अ कॉम्पिटेंट बिजनेस, ही हिज एविडेंस इज इरेलीवेंट, उसका एविडेंस इरेलीवेंट होगा। हिज एविडेंस शुड बी डिलीवर्ड ब्लाइंडली, हिज एविडेंस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 114 और 11133। तो इसका आंसर होगा डी। ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। लीडिंग क्वेश्चंस may be asked in examination in chief, may be asked in cross examination, may be asked in re-examination, cannot be asked in any circumstance, मतलब कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं पूछे जा सकते, केवल री एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकेंगे और एग्जामिनेशन चीफ में पूछे। तो लीडिंग क्वेश्चंस मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, तो इसके लिए आज का आंसर होगा क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछे जा सकेंगे। 136 होती है मेरे ख्याल से सेक्शन, जिसके अंदर लीडिंग क्वेश्चंस की बात की गई है। तो वो मैं अभी आगे आने वाली सेक्शंस में तब पढ़ाएंगे, पर आपको जैसे जैसे सेक्शंस हो जाएंगे, आप पीछे के प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी सेक्शंस जो है ना वो आपको याद रहेंगी। बाकी ये आपके लिए होमवर्क है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस। आपको इसके ऊपर क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा इसके बाद की, उसके अंदर इसकी आंसर राइटिंग कराऊंगा, जिससे आप प्रॉपरली मैच कर पाएंगे कि आपका कहां तक आंसर सही है और आपको किस तरीके से किसी आंसर को लिखना है, कि राइट वे क्या होगा किसी आंसर को लिखने का। तो आज की क्लास में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा इस जो आज लेक्चर पढ़ा है इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब कर लो टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। आप उस पर जो भी स्टडी मटेरियल आपको इजीली आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। मेरे क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करके डायरेक्टली मेरे चैनल पे, जो टेलीग्राम का चैनल है, उस पर इजिली पहुंच सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो आप वैसे तो मेरे वीडियो पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को व्हाट्सअप भी करके इस नंबर पे मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। हो सकता है कि तुरंत आपका रिप्लाई ना दे पाऊं, पर जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, एज सुन एज पॉसिबल आई रिप्लाई योर क्वेश्चन।